गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आज कुछ नया लॉजिक के साथ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मिडल टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, दूसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा खुद से। उसमें हमने इवन पावर का था, इसमें एक ही मिडल टर्म आई होगी आपकी। अब देखते हैं नया क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 10। एक्चुअली में ये मिसलेनियस एग्जांपल में दिया हुआ है, पर ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फाइंड द term independent of x in the expansion of 3 by 2 x square minus 1 upon 3x raised to 6। हमको क्या करना है? इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म निकालना। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जिस टर्म में x ना हो, जो भी टर्म में x ना हो, इसका इनडायरेक्ट मतलब हुआ कि वो कांस्टेंट टर्म है या फिर उस टर्म में x की पावर क्या है? 0 है। तो x रहेगा ही नहीं, x की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, x रहेगा ही नहीं। तो हमको x से इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करनी है। कई बार लिख सकते हैं कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, और फाइंड द टर्म ऑफ इन x raised to 0 is that, okay, x raised to 0 power is that, और containing x raised to 0 ये भी बोल सकते हैं। हमको ये अंडरस्टैंड करना है इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब कि x की पावर 0 यहाँ पे दी हुई है। चलो, अगर आपको किसी भी टर्म निकालनी है तो जनरल टर्म से जाएंगे। तो पहले जनरल टर्म से इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। हियर क्या दिया हुआ है? 3 by 2 x square minus 1 upon 3x raised to 6। पहले इसको कंपेयर करो किसके साथ? a plus b raised to n। कंपेयर इट विद a plus b raised to n। a क्या हो जाएगा? a equals to 3 by 2 x square, b हो जाएगा minus 1 upon 3x, और n is equals to 6। n equals to 6 हो गया। चलो a b और n की वैल्यू जो भी है वो हमारे जनरल टर्म में रखेंगे। तो जनरल टर्म, पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख दो। द जनरल टर्म फॉर्मूला क्या है? t r plus 1 equals to ncr a raised to n minus r b raised to r। सभी चीज यहाँ पे रख लो, a b और n की वैल्यू रखोगे तो मिलेगा n equals to 6cr। a होगा 3 by 2 x square raised to 6 minus r raised to 6 minus r, और b है minus 1 upon 3x raised to r, minus 1 upon 3x raised to r। Simplify this thing, we are getting 6cr 3 raised to 6 minus r, सबकी पावर अलग सेपरेट लिख देते हैं। तो 3 raised to 6 minus r into x square raised to 6 minus r। तो x की पावर 2 into 6 minus r मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 12 minus 2r। x की पावर क्या हो जाएगी? x raised to 12 minus 2r डिवाइड बाय 2 raised to, डिवाइड बाय 2 raised to, सेपरेट पावर दे देते हैं 6 minus r। ओके, इसका एक्सपेंशन। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं इनटू माइनस 1 की पावर r, सेपरेट ले लेते हैं माइनस की पावर, माइनस 1 की पावर r डिवाइड बाय 3 की पावर r एज वेल एज x की भी पावर सेपरेट हो जाएगी r। क्लियर बच्चों? चलो, अब जितना भी सिंपलीफिकेशन हो सके उतना कीजिए। यहाँ पे x की पावर 12 minus 2r है, x की पावर r है, तो ये डिवीजन में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा। तो x की पावर क्या हो जाएगी? 12 minus 2r minus r। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x raised to 12 minus 3r। ऐसे 3 की पावर यहाँ पे 6 minus r है, यहाँ पे 3 raised to r डिवीजन में है, तो 3 की पावर का भी सब्ट्रैक्शन होगा। 3 की पावर क्या हो जाएगी? 6 minus r minus r। डायरेक्ट लिखे तो 3 की पावर 6 minus 2r क्या होगी? 6 minus 2r। हम इसको सिंपलीफाई करके यहाँ पे लिखते हैं 6cr 3 raised to 6 minus r minus r, मतलब 6 minus 2r, x raised to 12 minus 2r minus r, मतलब 12 minus 3r, x raised to 12 minus 3r
इंटू माइनस वन रेस टू आर इंटू माइनस वन रेस टू आर और डिवीजन में रहेगा 2 रेस टू 6 माइनस आर as it is. This is your general term. Okay, TR plus 1. अब हमको क्या निकालना है? ये जनरल टर्म है, इसको पीछे लिख देता हूँ। x की पावर का जो भी टर्म है, x की पावर जो भी है वो मैं लास्ट में लिखता हूँ, बाकी सब टर्म्स को आगे लिखता हूँ, तो क्या समझने में आसान रहेगा। TR plus 1 की वैल्यू क्या आई? 6CR 3 raised to 6 minus 2r into minus 1 raised to r divided by 2 raised to 6 minus r into x raised to 12 minus 3r x raised to 12 minus 3। अब बच्चों क्या चाहिए आपको? इंडिपेंडेंट ऑफ x। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब कि टर्म में x नहीं होना चाहिए। x कब नहीं होगा? x की पावर अगर 0 हो जाती है तो। ओके, तो हमको क्या चाहिए? फॉर द टर्म, कौन सी टर्म? इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, x की पावर जो भी है वो क्या लेनी पड़ेगी? 0। x की पावर 0 मतलब 12 minus 3r equals to 0. 12 minus 3r equals to 0. Therefore 3r equals to 12. r की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4। r की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4। अगर हम r की वैल्यू 4 रखते हैं तो x की पावर 0 हो जाती है, x की पावर 0 हो जाती है, जो पूरी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाती है, मतलब उसमें x नहीं रहता। क्लियर? ये था लॉजिक इंडिपेंडेंट ऑफ x का। बाकी तो सब कैलकुलेशन आपको पता ही, कैसे जनरल टर्म निकालते हैं, कैसे सिंपलीफाई करते हैं उसको। ओके, चलो नाउ पुट r equals to 4 in जनरल टर्म में r की जगह पे 4 रख दो तो आपको मिल जाएगा t 4 plus 1 equals to 6c4 3 raised to 6 minus 2 into 4 6 minus 2 into 4 मतलब 8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 raised to 6 minus 8 minus 1 raised to r मतलब 4 डिवाइड बाय 2 raised to 6 minus r मतलब 4 2 raised to 6 minus 4 into x raised to 12 minus 12 x raised to 12 minus 12। ये हो जाएगा t5 which is equals to 6c4 का आंसर हमको पता है, 6c4 का आंसर पता है, 6c2 होता है। 6c4 को हम 6c2 भी लिख सकते हैं और 6c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 का 2 स्टेप तक रिडक्शन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 6 का 2 स्टेप तक रिडक्शन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 6 into 5 डिवाइड बाय 2। 6 into 5 क्या होगा? 30 डिवाइड बाय 2 50। तो इसकी वैल्यू आ गई 50। अगर आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करना चाहो तो भी कर सकते हो। NCR equals to n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n minus r फैक्टोरियल into r फैक्टोरियल। अगर आप इसको 6c2 नहीं लेते और 6c4 ही रख दो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 6 का कितने स्टेप तक रिडक्शन? 4 स्टेप तक रिडक्शन। 6 into 5 into 4 into 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल तब भी आपको 15 ही वैल्यू मिलेगी। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो वैल्यू सेम ही है। चलो 3 raised to क्या है? -2। 3 raised to 6 minus 8 मतलब 3 raised to -2। 3 raised to -2 मतलब 1/3 raised to 2। जो माइनस पावर है हमको 1/, में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगी। 1/3 raised to 2 मतलब 1/9 हो गया। 3 raised to -2 मतलब 1/9। -1 raised to 4 1 हो गया। -1 raised to 4 1 डिवाइड बाय 2 raised to 6 minus 4 2 raised to 6 minus 4 2 raised to 2 की वैल्यू 4 हो गई into x raised to 0 मतलब उसकी वैल्यू भी 1 हो गई, उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कीजिए। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू 5 into 1 मतलब 5 डिवाइड बाय 4 3 जा 12, तो ये थी हमारी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो दिस इज द टर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये टर्म जो हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ x जो हमको चाहिए थी वो मिल गई। क्लियर? और कौन से नंबर की है? 5th नंबर की। कौन से नंबर की है? 5th नंबर। कई बार एमसीक्यू में पूछते कि ये टर्म नहीं चाहिए उनको टर्म नंबर ही चाहिए, तो हम टर्म नंबर को क्या से लिख सकते हैं? r = 4 आ गया तो हम लिख सकते हैं कि 4 + 1 मतलब 5th नंबर की टर्म है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू में ध्यान रखिए बच्चों, ऐसा कुछ अलग से पूछ सकते हैं, जैसा यहाँ पे दिया वैसा ही डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कई बार। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं। फिर हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, यहाँ तक लिख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 15, वो आईएमपी क्वेश्चन। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ cube root of x plus 1 upon 2 cube root of x raised to 18 where x is greater than 0। x हमको पॉजिटिव दिया हुआ है, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब लॉजिक तो यही हुआ। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये होता है कि x नहीं होता है उस टर्म में, मतलब x की पावर क्या लेनी पड़ती है? 0 लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो दिया है उसको कंपेयर करेंगे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं कंपेयर इट विथ वो सब लिखता नहीं हूँ, आप खुद से लिख देना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिख लो पहले क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1/2 क्यूब रूट ऑफ x रेज टू 18, फिर लिखो कंपेयर इट विथ a प्लस b रेज टू n, कंपेयर इट विथ a प्लस b रेज टू n, तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज टू 1/3। क्यूब रूट ऑफ x मतलब x रेज टू 1/3 पावर। ऐसे ही b की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2 क्यूब रूट ऑफ x, हम इसको भी लिख सकते हैं 1/2 into x रेज टू 1/3। 1/2 क्यूब रूट ऑफ x मतलब 1/2 into x रेज टू 1/3, और n की वैल्यू जो दी हुई है वो 18 है। n = क्या है? 18। तो हमने कंपेयर करके a, b और n की वैल्यू निकाली। अब हम कौन सा टर्म का यूज करेंगे? जनरल टर्म का यूज करेंगे। तो द जनरल टर्म यहाँ पे लिखना है, द जनरल टर्म tr+1। मैं बच्चों बोल रहा हूँ, आप साथ में लिखते जाओ। द जनरल टर्म tr+1 which is equals to formula है NCR a raised to n minus r b raised to r। जितनी वैल्यू पता है लिख दो। तो n की वैल्यू है 18 CR, a की वैल्यू है x raised to 1/3 raised to 18 minus r, x raised to 1/3 raised to 18 minus r into b की वैल्यू है 1/2 x रेज टू 1/3 रेज टू r। अब सबको सेपरेट पावर दे दो, सबको सेपरेट पावर दे दो, तो हमको मिल जाएगा 18 CR x की पावर 18 माइनस r। ये दोनों पावर का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो हमको मिलेगा x रेज टू 18 माइनस r डिवाइड बाय 3 इनटू 1/, ये 2 की भी पावर r होती है सेपरेट में, 2 की पावर r इनटू x रेज टू पावर r/3, x रेज टू पावर r/3। ये दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x की पावर 18 माइनस r/3 और ये x की पावर r/3 है, दोनों डिवीजन में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा। मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट जो भी आंसर आता है वो लिख देता हूँ। आपको क्या करना है? x रेज टू 18 माइनस r डिवाइड बाय 3 माइनस r/3। दोनों का एलसीएम 3 है, सेम ही है,
मतलब कि डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, आंसर आएगा 18 माइनस आर डिवाइड बाय 3। तो हो जाएगा 18 माइनस 2r डिवाइड बाय 3। मैं ये स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं 18cr, ये जो कांस्टेंट टर्म थी मैं वो आगे लिख रहा हूं 1/2r इनटू x रेस टू। ये दो स्टेप मैंने एक साथ किए हैं, आप एक बार लिख दीजिएगा तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। मैं ये कैलकुलेशन याद दिखा नहीं रहा हूं पर आपको समझ तो आ ही जाएगा, आप लिख सकते हो खुद से। तो इतना लिख दीजिएगा बच्चों 18 माइनस 2r डिवाइड बाय 3, 18 माइनस 2r डिवाइड बाय 3 दिख रहा है ना बच्चों। तो ये है अपना x की पावर 18 माइनस 2r डिवाइड बाय 3। क्लियर। अब क्या चाहिए, अब हमको द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब ये जनरल टर्म में जो भी x की पावर है वो 0 करनी पड़ेगी। जनरल टर्म में x की पावर क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। तो फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, हमको x से अलग x वाली टर्म नहीं चाहिए, जो जिस टर्म में x ना हो वो टर्म चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ x इसका मतलब कि x की पावर क्या करनी पड़ेगी, 0। Therefore we require 18 minus 2r divided by 3 equals to 0 here। मैं ये स्टेप नीचे नहीं लिखा, पास में लिखा, आप समझ जाए। 18 माइनस 2r इक्वल्स टू, ये 3 राइट हैंड साइड पर जाएगा जो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। 18 माइनस 2r इक्वल्स टू 18 माइनस 2r इक्वल्स टू 0। यहां से r की वैल्यू आप पता करोगे 2r इक्वल्स टू 18, 2 से 18 कट जाएगा, 9 आ जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आएगी, 9। क्या बच्चों, r की वैल्यू क्या आई, 9। चलो अगर r की वैल्यू 9 आ गई तो हम इसमें रख देते हैं, फिर हम जो भी टर्म है वो निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ पुट, नाउ स्टेटमेंट लिखो, नाउ पुट r is equals to 9 in the general term, r is equals to 9 in the general term, therefore we are getting t 9 plus 1 which is equals to 18c9, which is equals to 18c9 into 1 upon 2 raised to r, मतलब 1 upon 2 raised to 9 into x raised to 18 minus 2 into 9, 18 divided by 3। ये हो जाएगा 18 minus 18 0 divided by 3 वो भी 0, तो x raised to 0 मतलब 1, x रहेगा नहीं। फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, t9 plus 1 मतलब t10, 18c9 1 upon 2 raised to 9। यहां तक लिखोगे तो भी चलेगा। अगर इसका कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में कर सकते हो तो इसका कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में करके यहाँ पे जो भी आंसर आए वो लिख देना और आंसर कमेंट में बताइए। कमेंट में खास बताइए, आपका नाम लिखिए और आंसर जो भी है वो कमेंट में खास लिखिए। जो भी टर्म थी हमको मिल गए। फिर लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे द रिक्वायर्ड independent, the term required which is independent of x is this। okay, और यहाँ पे लिख सकते हैं this is the required term independent of x। जो भी independent of x जो टर्म चाहिए थी वो हमको मिल गई। खास बच्चों कमेंट में ये लिखिए, इसका जो भी आंसर आता है वो कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करके लिख लीजिए। चलो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे बोर्ड में नहीं जाते, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो आपने एग्जांपल नंबर 10 जिसमें क्या किया, इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म फाइंड आउट किया, वैसा ही एग्जांपल नंबर 15 है। ये दोनों में कुछ नया क्या सीखने को मिला, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब निकला कि x की पावर 0 वाली टर्म चाहिए। फिर दूसरी चीज, आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें जनरल टर्म के जो भी सिंप्लीफिकेशन में थे उसमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं था,
पर ये दोनों क्वेश्चन में जनरल टर्म में सिंप्लीफिकेशन बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो हम रेशनल इंडाइसिस चैप्टर जो आपने स्टडी कर दिए हैं 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में, उसके पावर्स के लॉजिक को यूज करके हमने बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन जनरल टर्म में भी किया। तो जनरल टर्म में कैसे सिंप्लीफिकेशन होता है वो आज इस वीडियो में खास, ये चीज बहुत ही अच्छी है, ये चीज बहुत ही अच्छी है, ये हमने देखी। बाकी ये लॉजिक तो एक बार समझ में आ गया, मतलब खत्म, वो आ जाएगा आपको। इसमें भी ऐसा ही था, सिंप्लीफिकेशन था जनरल टर्म में। अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें जनरल टर्म में बहुत ही कम सिंप्लीफिकेशन था, पर इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन अच्छा आता है और ज्यादा आता है। आप यहाँ पे गलती कर बैठते हो अगर ज्यादा स्पीड में लिखने की कोशिश करोगे। तो इस कैलकुलेशन के लिए इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट, तो ये आंसर का भी कमेंट लिखोगे तो कमेंट तो हो जाएगी, और कुछ अच्छा लिखना चाहो कमेंट में तो भी लिख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। क्लियर? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर एंड बी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन। ध्यान रखो बच्चों, कैलकुलेशन के लिए बहुत ही प्रिपरेशन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस ज्यादा करो। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।